नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास का वन चैप्टर जो कि हम लोग पढ़ेंगे, देख सकते हैं। जो कि इग्नू का जो है फर्स्ट ईयर का जो है प्राचीन भारत के इतिहास एवं पुनर्निर्माण, भौगोलिक क्षेत्र एवं स्रोत, भौगोलिक ऐतिहासिक काल एवं शिकारी संकरता समाज, खाद्य उत्पादन एवं आगमन, हड़प्पा सभ्यता, नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता वन, हड़प्पा सभ्यता टू, हड़प्पा सभ्यता थ्री, वैदिक काल टू, वैदिक काल थ्री, वैदिक काल थ्री, ऐसे इसमें लोहा, वैदिक विकास, सतफर, बौद्ध, जैन आजीविका, भारत की छठी शताब्दी BC से 200 शताब्दी तक, जनपद, उत्तर पश्चिमी विश्व के अंदर आक्रमण, मगध का उदय, मौर्य साम्राज्य, मौर्य के बारे में, पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण और विज्ञान एवं लिंग भेद एवं क्षेत्रीय प्रारंभिक। तो चलिए आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ते हैं भारत का इतिहास के बारे में। तो चलिए देखते हैं। ये प्राचीन इतिहास का जो है पुनर्निर्माण कैसे किया गया, तो चलिए देखते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र एवं उसके साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो भौगोलिक स्रोत में भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन है कि कहता है कि पीछे पीछे उपदेश का कारण था कि हिस्सों की स्थलकृति दिखाई देने वाले विभिन्नता एवं परिचय करना एवं किसी भी क्षेत्र को भौतिक भूगोल एवं उसकी बसावट, प्रकृति एवं सेटलमेंट पैटर्न्स के बीच में एक गहरा रिश्ता। कहता है भू आकृति, लक्षण, आधार एवं उपमहाद्वीप के 3 भागों में बांटा जा सकता है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, सिंधु मैदान एवं पर्वतीय भारत। यह माना जाता है कि हिमालय पर्वतीय पृथ्वी की सबसे अंतर्भाग पृथ्वी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला में उपलब्ध उपजाऊ एवं भूमि कटाव के कारण जलोढ़ यानी कचरी मिट्टी के नियंत्रण बहकर मात्रा में मैदानी क्षेत्रों में आती है। हिमालय की बर्फ से पिघलने से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों बड़ी नदी में नियंत्रण जल प्रवाह बना रहता है। कहता है सिंधु मैदानों की भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, जबकि गंगा के मैदान पहली सभ्यता BC के नागरिकों जीवन एवं समाज के साम्राज्य एवं संबंधी ढांचे के पाषण का विकास हुआ। उत्तर के मैदान में प्रायद्वीपों के भारत के एक विशाल मध्यवर्ती एवं जिसमें से मध्य भारत कहा जा सकता है, अलग अलग करता है। मध्यवर्ती क्षेत्र में गुजरात से लेकर पश्चिमी उड़ीसा तक लगभग 600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। राजस्थान के अरवली एवं पहाड़ियों के सिंधु के मैदान में उपप्रदाय अलग अलग करती है। मध्यवर्ती क्षेत्रों में विंध्याचल और सतपुरा के पर्वतीय श्रेणियों में छोटा नागपुर एवं पठार, जो बिहार के पश्चिमी बंगाल एवं उड़ीसा के झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है। मध्यवर्ती के क्षेत्रों या माध्यम में भारत के दक्षिणी सिरे पर वहाँ भी भूरचना का संरचना शुरू होता है, जिसे प्रायद्वीप कहा जाता है। कहता है इससे 4 प्रमुख नदियों जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन नदियों के कारण इस पठारी क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा बने और इन मैदानों तथा नदियों के दहाने के डिटेल के मूल आवास क्षेत्रों का विकास हुआ। यहाँ दीर्घकाल में संस्कृति का विकास का धारा का प्रवाह हुई और जो प्राचीन काल से लेकर आरंभ हुआ, मध्य काल तक होते हुए आधुनिक काल तक निरंतर बहती रही। कहता है मध्य भारत में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियों का प्रवाह पश्चिम की ओर से पर्वतीय माध्यम एवं भारत की लंबी दूरी तय करने के बाद नदियों के गुजरात से अरब सागर में गिरती है। उपमहाद्वीप की इस मुख्य विशेषता को दक्कन की पठारियाँ उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में लेकर कर्नाटक की दक्षिणी सीमाओं तक फैला हुआ है। यह महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश तथा भारत के भूभाग में काली मिट्टी का विशेष रूपों से उपजाऊ एवं क्योंकि इसमें से नमी बनी रहती है और जिससे इसे जमीन की स्वचालित भूमि यानी कि ऐसी भूमि माना जाता है जिसमें से जुताई का आवश्यकता नहीं होता है। यह भूमि के कपास, ज्वार, मूंगफली और तिलहन और की अच्छी फसल देता है। पश्चिमी और मध्य भारत में
प्रारंभिक कृषि संस्कृतियों इसी क्षेत्र में उत्पादित होती है। विशिष्ट प्रमुख प्रमुख भौगोलिक इकाई अभी तक हमने मोटे तौर पर भौगोलिक विभाजन का विशेषताओं का समान आधार पर विवेचन किया है। अब हम उन विशिष्ट प्रमुख एवं भौगोलिक इकाइयों को लोगों को जो आमतौर पर भाषा के आधार पर विभाजन का पुष्टि करता है, उसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनकी प्रकृति की विशेषताओं का चर्चा करेंगे। कहता है हिमालय की पश्चिमी सीमा प्रदेश। हिमालय पर्वत की 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वी हिमालय, दक्षिणी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, इसी तरह से बांटा जा सकता है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पश्चिम श्रृंखला ब्रह्मपुत्र के नदी के उत्तर दक्षिण दिशा में असम दक्षिण दिशा में असम से लेकर दक्षिण चीन तक फैला हुआ है। हालांकि पूर्वी हिमालय में पर्वतमाला के बीच गुजरने वाले मार्ग दुर्गम चीन तक फैली हुई है। हालांकि पूर्वी हिमालय पर्वतमाला के बीच गुजरने वाले मार्ग दुर्गम, फिर भी प्रयाग ऐतिहासिक कालों के दक्षिण पूर्व एशिया तक चीन से सांस्कृतिक प्रभाव में आना रुका है। मध्यवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखला में भूटान और चित्रकला के साथ फैली हुई है। तिब्बत की विशाल की पठार की सीमा स्थित है। भारत में तिब्बत के बीच व्यापार एवं प्रकार के संबंध एवं सीमा प्रदेश माध्यम से बने हैं। सकारी हिंदुकुश पर्वतीय श्रृंखला एवं हिमालय की गांधार एवं घेरती है। अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। भौगोलिक सांस्कृतिक रूप में पश्चिमी अफगानिस्तान का गहरा संबंध पूर्वी ईरान से है, लेकिन दक्षिण पूर्वी से अफगानिस्तान संस्कृत से नवपाषाण काल से भारतीय जेंट एक्सप्लेनेट्स। कहता है ये देख सकते हैं भारत का इतिहास। कहता है भारत के क्षेत्रांतरिक रेखा से कहता है उपमहाद्वीप के निकट एवं दर्रा अन्य दर्रा काबुल के इस नदी के क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र में देख सकते हैं। कहता है सिंधु मैदान से जुड़ते हुए, इसलिए इस आश्चर्य अफगानिस्तान से भाग नहीं स्थित के हुनरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक संग्रह केंद्र था। काबुल और कंधार प्राचीन ईरानी भारत के राज्यों का व्यापार का राजमार्ग पर स्थित देख सकते हैं इसमें दोस्तों, जो कि ये जो पहाड़ है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में है, जो कि इस तरह से दर्रे का निर्माण हुआ था। चलिए देख सकते हैं जो ये ब्लैक लाइन का है तो यह है नर्मदा एंड तिरुपति टफ। ये देख सकते हैं नर्मदा एंड तिरुपति टफ। उसके बाद कहता है जो डॉट लाइन का है वो है आपका कहता है ये पेंसिल्स ब्लॉक, यानी कि तो पेंसिल ब्लॉक हो गया। उसके बाद है जो ये डार्क है ट्रेंड ऑफ मेन ट्रेडिस्टिल फ्लड ऑफ रेन गेज, यानी कि जब फ्लड आता है तो उस पर तो उस तरह से इलाकों में रेन फ्लड वो फैलता है। तो चलिए देखते हैं। कहता है उपमहाद्वीप के निकट एवं खरवत दर्रा के अन्य दर्रों काबुल नदी के इस क्षेत्र को सिंधु मैदान को जोड़ता है, इसीलिए इन्हें कोई आश्चर्य नहीं। अफगानिस्तान से कुछ भाग इस भाग को कई सूत्रगढ़ एवं सूत्रगढ़ जैसे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक एवं ब्राह्मण केंद्र था। काबुल और कंधार जैसे प्राचीन नगर ईरान और भारत के बीच व्यापार के मार्गों के बीच स्थित थे। कहता है वे प्रमुख मार्ग जो अफगानिस्तान से होकर भारत के मैदानी और ईरानी के मध्य एशिया को जोड़ता है, गोमेल, बेलन और खबोर दर्रों से होकर जाते थे। ऐतिहासिक कालों अथवा उससे भी पहले व्यापारी का हमलेवार एवं विविध एवं संस्कृति का प्रभाव इन सभी मार्गों पर से होकर भारत आते थे। हिंद, यूनानी एवं शक, कुषाण एवं हुन आदि उन्हें मार्ग से भारत आए। बौद्ध धर्म से भारतीय संस्कृति के प्रभाव अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया तक इन्हीं दर्रों के पाल हुआ था। इंडियन रेनफॉल, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन रेनफॉल में कैसे कैसे रेनफॉल होता है। जैसे कि जो डाउट है उसमें जो है आपका ज़्यादा होता है रेनफॉल 200 सेंटीमीटर। जैसे कि आपका असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस तरह के क्षेत्रों में हो गया आपका, उधर केरल हो गया, गोवा हो गया, तो इस सब में जो है ज़्यादातर क्या होता है बारिश होता है। उसके बाद आपका ये सब क्षेत्र जैसे कि ये क्षेत्र हो गया आपका, ये क्षेत्र है बिहार सब में हो गया 100 से 200 सेंटीमीटर, और जो चरकुट है उसमें जो है आपका 60 से 100 सेंटीमीटर, 20 से 60 सेंटीमीटर आपका राजस्थान सब में हो गया।
उसके बाद बिलो हो गया आपका, बहुत दूर जो है वो मरुस्थल जैसे कि राजस्थान में है। इस तरह से देख सकते हैं हम। चलिए आगे देखते दोस्तों। दोस्तों कहता है भारत में पहुंचे ऐतिहासिक एवं अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सीमांत रहे हैं। तो फॉरेस्ट टाइप में ये हो गया आपका फॉरेस्ट, किस किस तरह का जंगल है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो कि इस तरह का ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है। उसी तरह से आपका उसके बाद मानसून एवं डिस्कस फॉरेस्ट, मानसून एंड डिस्कस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा भारत में पाया जाता है। उसके बाद कहता है टेरिटोरियल सेम्ट, कहता है ये जो है आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब तक फैला हुआ है। तो उसके बाद हिमालय फॉरेस्ट जो है आपका बहुत कम पाया जाता है, जैसे कि मिजोरम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब क्षेत्रों में लगभग आपका ये हिमालय फॉरेस्ट पड़ा है। और उसके बाद कास्टल फॉरेस्ट जो है आपका जो है बहुत कम इंडिया में, जैसे कि आपका राजस्थान में होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इस प्रकार के पंजाब, कहता है इस पंजाब इस समय भारत के पाकिस्तान के बीच विभाजित एवं शाब्दिक अर्थ है कि 5 नदियां ये की भूमि है, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम एवं सतलुज। विस्तृत जल और मृदा के बीच में बहने वाली सिंधु नदी 5 सहायक नदियां हैं। इस क्षेत्र में उपमहाद्वीप के बहुत धन्य प्रदेश मिला है, जो पंजाब विभिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को मिलने स्थल एवं अन्य व्यापार की रंकित होने का स्थान रहा है। सिंधु घाटी का निचला क्षेत्र जो है हाथ से मिलकर एवं सिंधु प्रदेश से निर्माण करता है, और सिंधु प्रदेश सिंधु नदी का निर्माण करता है। कहा जाता है कि सिंधु नदी का तीसरा सहस्राब्द बीसी उत्तर एवं तीसरी सहस्राब्द बीसी के दौरान हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया, ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं निचला क्षेत्र। पश्चिम एवं उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अधिकांश दबाव एवं इलाकों में शामिल है। यह संघर्ष संस्कृति के संश्लेषण का क्षेत्र रहा। हड़प्पा संस्कृति के इस क्षेत्र तक फैले होने के बहुयात में साक्ष्य उपलब्ध हुआ। यह क्षेत्र चित्रक, धूसर एवं मृददंड संस्कृति का भी केंद्र था, और उत्तर वैदिक काल में हलचल भरी गतिविधियों का केंद्र था। कहता है प्रयागराज एवं प्राचीन प्रयाग दुआब की सीमा पर गंगा और यमुना की नदियों के संगम पर स्थित है। गंगा मैदान के मध्यम पूर्व क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और तक फैला हुआ। यह वहाँ के क्षेत्र में जहाँ प्राचीन कौशल एवं काशी और मगध स्थित थे। यह क्षेत्र 6ठी शताब्दी बीसी से साम्राज्य का विस्तार के आधार पर प्रदान किया गया। यह भूप्रदेश एवं राजनीतिक दृष्टि से गुप्त काल एवं 5वीं शताब्दी बीसी में महत्वपूर्ण बना रहा। कहता गंगा मैदान के ऊपरी एवं मध्य क्षेत्र भौगोलिक रूप से उत्तर से हिमालय पर्वत श्रेणी के रूप में दक्षिण मध्य पर्वत की श्रृंखला एवं सीमाबद्ध है। मैदान के निचले क्षेत्र में बंगाल प्रांत तक फैला हुआ। बंगाल के विस्तृत मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ यानी कि कछारी मिट्टी से निर्मित हुआ है। अन्य बृहद बासवाट एवं वाले क्षेत्रों की तुलना में गंगा मैदान के अनेक घनी बस्तियों वाला क्षेत्र रहा है। जनसंख्या घनत्व भी अपेक्षाकृत अधिक रहा है। पहली सहस्राब्दी एवं बीसी से यह भारतीय क्षेत्र सभ्यता का मुख्य केंद्र रहा है। अति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक इस प्रदेश की स्थिति बनी हुई है। बंगाल के मैदान से लगी हुई ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित दूर तक फैला हुआ है। असम घाटी में यह 600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में फैली हुई संस्कृति के रूप में असम बंगाल के निकट, लेकिन ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से यह ओडिशा की तरह विकास एवं प्रक्रिया में आने वाली प्रदेश है। कहता है यह मध्य भारत की पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय उसमें से कई प्रकार की विशेषता स्थान है, जिसे केंद्र स्थान माना जा सके। अरवल पर्वतीय श्रृंखला के पूर्व में राजस्थान राज्य एवं दक्षिण पूर्वी भाग में मालवा का उप क्षेत्र में अंग है, जो कि प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ इसलिए है यहाँ की सिंचाई एवं अभाव के
बावजूद अच्छी फसल हो सकती है, जिससे जिससे प्रदेश के ताम्र पाषाण युगीन एवं बस्तियों की काफ़ी संख्या में फैली हुई है। इनका भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ हड़प्पा कालीन समुदाय के माध्यम भारत तथा उत्तरी दक्कन के दूसरे ताम्रपाषाण युगीन में सदस्य समुदाय के बीच पुल के रूप में रहा होगा। कहता आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है और मध्य भारतीय क्षेत्र जिसे विशेष रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और उसी पश्चिम उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश के नाम से आते थे। कहता है आदिवासी बहुलक क्षेत्र में इस क्षेत्र में आदिवासी निकटवर्ती क्षेत्र संस्कृति प्रभाव के आकर ऐतिहासिक कालों से कहे गए गुप्त काल में भारतीय समाज के प्रमुख जाति जातक कृषक वाले ढांचों से जुड़े रहे। कहता है गुजरात एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्र पश्चिम किनारे पर स्थित है। यह प्रदेश तीनों प्राकृतिक भागों में बांटा हुआ है। सौराष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय उत्तरीय गुजरात के लाटक एवं दक्षिणी गुजरात का जो है आप कहलाता है प्राकृतिक भाग कच्छ। हालांकि गुजरात का अलग अलग थलग क्षेत्रों में प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में यह हड़प्पाकालीन समय से ही नियंत्रित प्राचीन बस्तियों का क्षेत्र है। अपनी सुरक्षा स्थिति और लंबी तट रेखा के कारण गुजरात में 4000 वर्षों से अधिक समय तक तटीय एवं समुद्री तटीय विदेशी व्यापार का केंद्र रहा है। मध्य भारत की पर्वतीय श्रृंखला के छोर गंगा के दाहिने एवं दक्षिणी पश्चिमी ओडिशा के तटवर्तीय मैदान एवं समृद्धि कृषि के आधार पर उपजाऊ तटवर्ती मैदान एवं पशुओं की गतिविधियों को संस्कृति में पहचाना जा सकता है। पहचान दर्रे से पहली शताब्दी ईस्वी में बनाए गए थे। प्राचीन भारत प्रायद्वीपों के भारतीय में सीमाएं तथा इसे घेरने वाले तटीय मैदानों को दक्कन की पठार से निरंतरता होती है। कहता है तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में पतले पतले और दक्षिण एशिया के आंध्र प्रदेश के नाव एवं तमिल युगीन मानव समुदाय का कृषि अपना उद्यम किया। कहता उसी प्रकार सुंदर की दक्षिण की दक्षिण सूरत का जो तटीय मैदान है, इसकी जुड़ी भारतीय उत्तर प्रदेश तमिलनाडु यहाँ के किस्ले फलों चोल एवं कालियों की सिंचाई के तालाब पर निर्भर आते थे। इन परिस्थितियों में जिन कारणों से वैकल्पिक शैलियों में प्राकृतिक ऐतिहासिक का उदय एवं आसान प्रक्रिया जिसे देख सकते हैं। याद रखना होगा कि ऐतिहासिक क्षेत्र में उद्भव प्रक्रिया जो होती है असमान रही है। अनेक क्षेत्रों में संस्कृति का विकास असमान प्रक्रियाओं के ऐतिहासिक शक्तियों का आगमन एवं विभिन्न भूगोल एवं अत्यधिक प्रभावित है। उस क्षेत्रों के असमान एवं विकास के ऐतिहासिक स्थितियों द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए तीसरी शताब्दी BC उत्तरी गुजरात के मध्यपाषाण काल के युगीन है और मौजूदी थी। जबकि इस समय दक्षिणी क्षेत्र में नवपाषाण के एवं युगीन पशुपालन काफी क्षेत्रों में हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता विद्यमान थी। फलतः विकास एवं विभिन्न चरणों में क्षेत्रों में एवं संस्कृतियों में एक दूसरे को प्रभावित कर देते थे। कहता है तीसरी ओर ओडिशा राज्य में गुजरात के बड़े पैमानों पर खेतिहरी समुदाय के बुनियादी के रूप में, हालांकि उत्तरी गंगतीय क्षेत्र में पहले से ही बांसवाट के केंद्र रहा। बीच में युगीन एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों में आदिवासी से शेष मानव समाज संगठन के रूप में अधिक जटिल एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कालों में पहुंचा है तथा अपेक्षाकृत अधिक विकसित क्षेत्र भौतिक एवं संस्कृत का क्षेत्रीय वे प्रसार का काफी आसान रहा। कहता क्षेत्र की प्राकृतिक क्षेत्रों के वर्गीकरण करने के लिए और तकनीकी के अस्थायी केंद्रीय से अपेक्षाकृत अलग थलग क्षेत्रों का संदर्भ हो सकता है। आइए हम इस तरह वर्गीकरण योग्यता देखें। भारत के इतिहास काफी पहले से कुछ शक्ति के समय एवं स्थित केंद्र बन गए हैं। इन क्षेत्रों को नियंत्रण शक्तिशाली बने रहे। इसके विपरीत कुछ क्षेत्रों में इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि
अस्थायी केंद्रीय केंद्रीय क्षेत्र गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों के घटना क्षेत्रीय बस्तियों को अधिकतर संख्या पाई जाती रही है। क्षेत्रों की वर्गीकरण और तरीके एवं अस्थायी केंद्रीय एवं अपेक्षाकृत अलग अलग क्षेत्रों में अलग थलग क्षेत्रों के जो है विकास हो सकता है। आइए हम इस तरह से वर्गीकरण योग्यता देखें। भारत के इतिहास से जो है तो कहता है क्षेत्रों के विकास जो है क्षेत्रों के समान एवं विकास की ऐतिहासिक स्थिति को दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए तीसरी शताब्दी में गुजरात एवं पाषाण युगीन एवं मौजूद थे। युग ध्यान देने योग्य है कि उन क्षेत्रों में संस्कृति के युग में ही हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता का विद्वान थी। फलतः विकास के विभिन्न चरणों में क्षेत्रों एवं संस्कृति के दूसरे प्रभावित होने के कारण मिला है। यह प्रक्रिया भारतीय इतिहास के जो हर दौर में दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में जहाँ से एक और सिंधु और एवं सरस्वती के क्षेत्रों से गमकर वाले तीसरे एवं सहस्राब्दी बीसी से बसने लगे, वहीं दूसरी ओर दक्कन लोह युग गठित हुए, जो कि प्राथमिक शासक के बीसी अध्ययन अनुमति किया जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में गंगा क्षेत्र एवं बहुत पहले बसावट एवं से केंद्र रहा था। वही बीच में काफी क्षेत्र मध्य एवं जंगली पहाड़ी एवं कभी कभी पूरी तरह से नहीं बसी है और अधोगति एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों में आदिवासी के रूप में शेष मानव समाज में के संगठन के रूप में अधिक जटिल एवं संस्कृति के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कालों तक पहुँचाए तथा अपेक्षाकृत विकसित भौतिक संस्कृति के क्षेत्रीय प्रसार एवं काफ़ी आसान था। क्षेत्र की प्राकृतिक देखिए, क्षेत्र की जो प्राकृतिक होता है एक तरीका का स्थानीय केंद्रीय क्षेत्र एवं अपेक्षाकृत अलग थलग क्षेत्रों में संदर्भ हो सकता है। ये हम दो वर्गीकरण की योग्यता देखें। भारत के इतिहास क्षेत्रों में जैसे कि गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, जैसे नदियों घाटी में जो है मानव बस्तियों का अधिकतर संख्या जाती रही है, क्योंकि यहाँ पे जो था यहाँ के जो आदिवासी थे या जो मानव थे वो अच्छी तरह से किसान खेती उती कर लेते थे। मतलब अपने पानी उनी की कोई मतलब दिक्कत उक्कत इतनी समस्या नहीं होती थी, फसल भी अच्छे होते थे और पशुपालन भी हो जाते थे। इसके लिए इसी कारण से क्या होगा, नदी के किनारे जितने भी थे शहर धीरे धीरे बहुत सारे गांव बसने लगे। किंतु यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इनके केंद्र जो है इस बात पर निर्भर करता है कि ऐतिहासिक कारण एवं क्षेत्र के अविसरण मध्य भारत के अलंकृत अलग थलग है, जैसे भील एवं देश के विस्तार राजमहल। कहता है भारत पहाड़ियों बस्तियों एवं संरचना कृषिगत इतिहास की सामाजिक गठन एवं राज्यपाल। कहता है राज्य बिंदु एवं श्रेणी का दूसरी परिवर्तन होना संभव है, क्योंकि भूगोल के पर्यावरण किसी भी प्रमुख कारण से रूप में लिया जा सकता है, तभी प्राकृतिक संभावना को स्तर पर एवं हड़प्पा को देखा सकते हैं। हम पर्यावरण के सामाजिक अर्थव्यवस्था के बीच में सक्रिय संपर्क तथा जिसके कारण परिस्थितियों का पतन हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप एवं पहली शहरी सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता एवं उत्तरी पश्चिम भाग से एक महत्वपूर्ण विस्तारित क्षेत्र है, जो कि विकसित पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में के दौरान इस व्यापक दर्शाते हैं। जैसे गेहूं पश्चिमी जोले मूल के रूप में मसूर खा फसलों का चावल दाल जैसे शहरों का उदय एवं संभावना बनाया गया। अधिक अधिदेश एवं सामग्री एवं प्रसारण एवं विनिमय जैसे पैमानों पर वस्तु को लंबी दूरी का आदान प्रदान किया जाता है। तो चलिए आगे देख सकते हैं दोस्तों। प्राचीन जो है भारत के इतिहास के अध्ययन का स्रोत, जो कि स्रोत लेखन में वैसे कहता है साहित्य पुरातात्विक 10वें नंबर था। कहता है वैदिक एवं बौद्ध जैन धर्म एवं पुराण संगम में साहित्य जीवनी के कला नाटक कला एवं पुरातात्विक के अंतर्गत अवशेष उत्खनन एवं परिणाम स्वरूप से प्राप्त होता है। पुरालेखों में मुद्राओं का सप्तकाल पुरातात्विक अवशेष पर विचार कर सकते हैं। भारतीय इतिहास में लिखित एवं अभिलेख की प्रधानता है, हालांकि मंदिर के अवशेष एवं सिक्के पर घरों में अवशेष खंडों के गंडापोस्ट हॉल एवं मिट्टी के बर्तन काष्ठागढ़ आदि के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि मतलब प्राथमिक जो स्रोत है द्वितीयक स्रोत का विभाजन किया जा सकता है। पृथ्वी की
देखिए पृथ्वी की जो है स्रोत की बात में वैज्ञानिक तकनीकों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी की जो है पृथ्वी से बरामद एवं सभी पुरातात्विक अवशेष एवं मंदिरों से प्राप्त एवं अभिलेख लिखित है। दस्तावेज एवं बरामद सभी पुरातात्विक अवशेष या मंदिरों से प्राप्त अभिलेख और लिखित दस्तावेज के रूपों में तालपत्र एवं तारा के रूप में पत्ते की पुंडलिका एवं खंभे, चट्टानों और तंबे के दस्तावेज के रूप में तालपत्र एवं तार के पत्ते की पुंडलिका, खंभे एवं चट्टानों के तंबे दस्तावेज करना पांडुलिपि आदि पर शिलालेख के जो प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। इतिहासकारों द्वारा मृदा मांडू आदि से जो शिलालेख प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। इतिहासकारों द्वारा इनका उपयोग लेखों की किताबों एवं लिखित इतिहास के किसी भी रूप में लिखने के लिए किया जाता है, जो बाद में शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं और इसलिए किया जाता है। बाद में शोधकर्ता का उपयोग जो है किया जाता है और इसलिए ये द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। लिखित पत्रिकाओं के स्रोत दो प्रकार के होते हैं: पांडुलिखा, शिलालेख एवं प्रकाशित सामग्री। प्राचीन ग्रंथों के लिखे जाने के पीछे प्रयोजन था और किन किन स्रोतागण के रूप में है। तो हालांकि इसकी संरचना लंबे समय चलती रही और इस काल में जो है निर्धारित करना बहुत ही अधिक जटिल हो जाता है। उदाहरण के लिए महाकाव्य महाभारत एवं एक विशिष्ट समय ग्रंथ के रूप में देखना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा माना जाता है कि ऐसा मानना मामलों के में इतिहास के विभिन्न कालानुक्रम एवं परतों की विश्लेषण करना पड़ता है और गंभीर रूप से विभिन्न परिवर्तनों और अनुकूलन परतों को अवशेष करना पड़ता है और गंभीर रूप से विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों और प्रेक्षों को देखना होता है। किसी भी ग्रंथ की भाषा एवं शैली के सामग्री विश्लेषण अवश्य रामायण महाभारत के महाकाव्य की महत्वपूर्ण संस्कृति को बनाया गया है। कहता है जहाँ इन ग्रंथों की पुंडलिका का विश्लेषण किया गया और वहीं उनके मूल प्राचीन भारतीयों का ग्रंथ अध्ययन करते हुए समय के कुछ प्रश्न का अध्ययन रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए उनके वाक्य ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। कहता है अधिकांश साहित्यों में प्रारंभिक भारतीय इतिहास साहित्य धर्म, ब्राह्मण एवं विज्ञान, जादू एवं अनुष्ठान की प्रार्थना की प्रामाणिक कथाओं से भरा हुआ है। इसलिए इन ग्रंथों के साथ साथ काल, निबंध एवं समस्याओं का ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी रचना कलन एवं अवधि के व्यापक अंतर होता है। इसके ईश्वर की मनसियाएं एवं जैसे विषय को संबंध रखते हैं, इसलिए उन्हें ऐतिहासिक प्रत्यक्ष रूप में समझना मुश्किल है। वेदों के उपनिषद एवं ब्रह्मवेद, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं वेद भारत के उपमहाद्वीप में फैला सबसे साहित्य वैदिक एवं वेद के शब्द संस्कृत के मूल जिससे वेद शब्द बना है, जिसका अर्थ ज्ञान यानी कि जानना होता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। मौखिक वेद का साहित्य एवं उत्कृष्ट एवं उन्हें पारंपरिक सूत्र एवं मुनि यानी सुना या प्रकट ग्रंथों के रूप में माना जाता है कि वैदिक एवं के रूप में वर्गीकृत किया है। साहित्य संगीत कहता है अर्थात भजन एवं प्रार्थनाओं को भी संगीत द्वंद्व, बलिदान के सूत्र और वाद विवाद निम्नलिखित में वाद विवाद एवं साहित्य हमें ज्ञात है। कहता है ऋग्वेद का संग्रह यह प्रशंसा है कि ग्रीक ज्ञान है। कहता है अर्थवेद एवं साहित्य के अर्थवेद संग्रह अथवा जैसे सूत्रों का ज्ञान। कहता है सामवेद एवं सामवेद का संग्रह अर्थात गीता एवं धर्म का समान होना। अर्थवेद का संग्रह पूजा पाठ अनुष्ठानों के लिए सूत्रों का ये संग्रह। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।